करेंगे। तो चैप्टर 7 जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल राइट्स जो क्या है उसके बारे में समझा था। इसके 6 पार्ट्स क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। यहाँ पे जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में जाना था। पार्ट 2 जो है इसमें हमने डिटेल में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के बारे में डिस्कस किया था। और पार्ट 3 जो है यहाँ पे आर्टिकल 16, 17 और 18 डिस्कस किया था। तो 3 पार्ट में यहाँ पे हम लोग ने जो राइट टू इक्वलिटी है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाला है पार्ट 4। तो यहाँ पे हम जो है राइट टू फ्रीडम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि ऑलरेडी 6 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में यहाँ पे हम लोगों ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इस सीरीज में आपको पॉलिटी के एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो चैप्टर नंबर 7 में हम पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुअली जो भी चैप्टर्स है जैसे कि डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री कमिटीज, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद स्टेट में जब आएंगे हम गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर्स, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे राज्यों के लिए जो भी स्पेशल प्रोविजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटोरीज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, इलेक्शन कमीशन यूपीएससी और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, नीति आयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल्स, लॉ कमीशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, एंटी डिफेक्शन लॉस, प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी के आपके प्रीलिम्स और मेंस को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये सिलेबस जो है इसको हम कवर करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर को इक्वली हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। किसी किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, यानी कि एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है। तो हर पॉइंट को, हर आर्टिकल को यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अभी तक जितने भी इंडियन पॉलिटी के चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से प्लीज आप उसको फॉलो कीजिएगा। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी जो 3 पार्ट में हमने आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डिस्कस कर लिए हैं जो यहां पे मेंशन किया गया था राइट टू इक्वलिटी, डिटेल में हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 साल तक जो है ब्रिटिश के अंदर रहा था। तो यहां पे भारतवासियों ने गुलामी जो सही थी लगभग 200 साल तक। उसके बाद जब देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन कि यहां पे फ्रेम करने वाली बात हुई थी तो यहां पे फ्रीडम, तो बिकॉज यहां पे 200 साल जब भारत गुलाम था ब्रिटिश के, फ्रीडम जैसी कुछ चीज थी ही नहीं वहां पे। तो इसको यहां पे एंश्योर किया गया था कि जो भी फ्रीडम के राइट्स इंडियन सिटीजन को मिलनी चाहिए, ये बेसिक तरीके से सब कुछ चीजें यहां पे मिलनी चाहिए ताकि एक सिटीजन जो अपनी बेसिक फ्रीडम की जो राइट्स है उसको एंजॉय कर सके। तो यहां पे देखिए इसमें 2 पॉइंट है कि यहां पे ये जो राइट टू फ्रीडम है दिस इज ओनली वैलिड फॉर सिटीजन, ये सिटीजन के लिए ही है सिर्फ। और इसमें स्टेट को यहां पे पावर दिया है कि स्टेट जो है इसमें जो रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं या फिर फंडामेंटल राइट जो यहाँ पे राइट टू फ्रीडम में कुछ जो प्रोविजंस को कर्टेल कर सके ताकि यहाँ पे राइट टू फ्रीडम इसको मिसयूज ना किया जा सके। तो आर्टिकल 9 में आज हम जो डिस्कस करने वाला है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। 6 राइट्स को मेंशन किया गया है। तो ये 6 राइट्स क्या क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस,
right to assemble peacefully and without arms, right to form associations or unions or cooperative societies, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of the territory of India, right to practice any profession और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो ये 6 जो पॉइंट्स है, 6 यहाँ पे पार्ट्स है, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो देखिए आर्टिकल 9 में पहले क्या होती थी कि 7 पार्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 में जो राइट टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इसको हटा दिया गया था। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो है आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसमें प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग वन बाय वन अभी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला यहाँ पे पॉइंट जो है ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फोसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल 9 को जो फंडामेंटल राइट्स का बैकबोन बोला गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको जो भी फ्रीडम ऑफ राइट्स मिलती है उसके बारे में आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट यहाँ पे क्या बोलती है कि किसी भी सिटीजन को जो है राइट है कि वो अपनी व्यूज, ओपिनियंस और अपने जो बिलीफ है, अपनी जो विचारधारा है उसको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। कैसे? वो अपने मुंह से बोल के, वर्ड ऑफ माउथ लिख के एक्सप्रेस कर सकता है, प्रिंटिंग मीडिया के जरिए एक्सप्रेस कर सकता है, पिक्चर के जरिए, किसी भी मीडियम के जरिए वो एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन यहां पे स्टेट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। तो स्टेट ने यहां पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है इंपोज किया है ताकि ऐसा सिचुएशन में कि अब ऐसा कुछ बात ना बोल दे कि देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के खिलाफ हो, यहां पे देश की जो सिक्योरिटी के खिलाफ हो, ऐसा कुछ बात आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जो फॉरेन स्टेट के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में यहां पे नहीं लिख सकते हैं आप। किसी भी पब्लिक ऑर्डर है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। यहां पे डिसेंस या मॉरलिटी के अगेंस्ट आप नहीं कुछ लिख सकते हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि आप यहां पे सपोज कोर्ट में गए हैं, कोर्ट की यहां पे इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। डिफेमेशन, किसी को आप जो बुरा भला या इंसल्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रीजन। इंक्रीमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि ऐसा कुछ आप बात नहीं कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं जो किसी ऑफेंस को लीड कर सके। तो ये अगर जो रेस्ट्रिक्शंस है, ये रेस्ट्रिक्शन स्टेट्स ने यहां पे इंपोज किया है। इसका मेन रीजन क्या है कि जो भी फ्रीडम आपको दिए गए हैं उसका मिसयूज ना हो। यानी कि आपको कुछ अपनी ओपिनियन देनी है, आपकी कुछ बिलीफ देनी है, आपको विचारधारा को एक्सप्रेस करना है, आप बेझिझक इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके जरिए कुछ भी ये जो ग्राउंड्स है, इस ग्राउंड्स को आप यहां पे हर्ट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है कि किसी भी सिटीजन को ये राइट है कि ये असेंबल पीसफुली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, यानी कि आप कुछ यहाँ पे आर्म्स लेके नहीं असेंबल हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे असेंबल का मीनिंग क्या है कि आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोसेशंस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप पब्लिक लैंड में ही सिर्फ इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के घर में चले गए और वहां पे प्रोसेशंस करना स्टार्ट कर दिया विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द ओनर, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपको पब्लिक लैंड पे ही करनी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक लैंड पे तभी करनी पड़ेगी जहां पे यहाँ पे सपोज एक रास्ता है, यहाँ पे जो ट्रैफिक है, तो यहाँ पे आपने प्रोसेशन स्टार्ट किया और ट्रैफिक जैम हो गई, ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये पीसफुल होनी पड़ेगी और अनआर्म्ड, यहाँ पे आप आर्म लेके प्रोसेशंस नहीं कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा प्रोसेशन यहाँ पे नहीं कर सकते या असेंबल नहीं कर सकते हैं जो वायलेंस को लीड करे, डिसऑर्डरली तरीके से। बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि लोग प्रोसेशन जब करते हैं तोड़फोड़ करते हैं, यहां पर ऐसे चीजें यहां पे नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो ब्रीच ऑफ पब्लिक पीस, जो पब्लिक जो पीस है उसको आप भंग नहीं कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति यहां पे आर्म के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे देखिए कुछ कुछ चीजें स्टेट को भी यहां पे दिए गए हैं। अभी सपोज लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो अगर यहां पे गवर्नमेंट ने बोला है कि लॉकडाउन है, तो किसी भी जगह पे सपोज यहां पे शाम के 6 बजे तक
लोगों को यहाँ पे आनी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन में आप असेंबल नहीं हो सकते, ये आपके भलाई के लिए ही गवर्नमेंट ने किए हैं, तो ये चीजें जो आपको माननी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से जो मैजिस्ट्रेट है, ये मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रेन कर सकता है अगर उनको लगा कि कुछ प्रोसेशन हो रही है यहाँ पे, फिर कुछ असेंबली हो रही है जो यहाँ पे सस्पेक्टेड है, ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो मैजिस्ट्रेट है उसको रिस्ट्रेन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पे कोई भी जो सिटीजन है ये क्या कर सकता है, एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है। एसोसिएशन कैसे, यहां पे पॉलिटिकल पार्टी यहां पे फॉर्म कर सकता है, आप खुद पॉलिटिकल पार्टी यहां पे फ्रेम कर सकते हैं, कंपनीज यहां पे खड़ी कर सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म यहां पे कर सकती है, सोसाइटीज बिल्ड कर सकती है, यहां पे क्लब्स फॉर्म कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, ये सब फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहां पे भी जो है स्टेट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करती है, कब, जब देश की यहां पे सोवर्निटी या इंटीग्रिटी पे इफेक्ट ना हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी पे उसका कुछ भी इफेक्ट ना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला है कि जो ट्रेड यूनियंस है उनको यहां पे कुछ भी हक नहीं दिया गया है कि वो इफेक्टिव बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर दे, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दे, और उनके पास यहां पे कुछ भी राइट नहीं है कि वो लॉकआउट का डिक्लेरेशन दे दे। तो यहां पे आप जो असेंबल हो ये पीसफुली और देश की भलाई के लिए, सोसाइटी की भलाई के लिए यहां पे करें, तो वो आपके पास राइट है, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां पे, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इसका नाम से ही आपको पता लग जाता है कि यहां पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या है, कि कोई भी भारतीय सिटीजन जो है इंडिया की टेरिटोरी के अंदर कहीं से भी कहीं तक जा सकता है। यानी कि यहां पे कहीं से कहीं तक मतलब क्या, कि आप किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है। यानी कि आप रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, आप गुजरात में आ सकते हैं। ये तो हो गई इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट। और यहां पे इंट्रा स्टेट यानी कि आप एक ही स्टेट के किसी भी जगह से किसी भी जगह तक जा सकते हैं। तो दो फॉर्म ऑफ मूवमेंट यहां पे होती है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, कि नेशनल फीलिंग जो है इसको प्रमोट करना। लेकिन यहां पे भी स्टेट ने कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस मेनली जो है ट्राइबल एरियाज पे रखा गया है। तो ट्राइबल एरियाज पे कैसा होता है कि उन लोग को यहाँ पे आपने सुना होगा जो 6 शेड्यूल एरियाज में, तो 6 शेड्यूल एरियाज में कैसा होता है कि यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन जो है स्टेट ने इंपोज किया है, ताकि उनके यहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज, उनकी जो कस्टम्स है या उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है उनको एक्सप्लॉइट ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप वहां पे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ बातें यहाँ पे बोली है कि जो भी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स है उन लोग को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कि सोसाइटी को यहां पे जो है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट ना हो सके। तो प्रोस्टिट्यूट्स यहां कहीं पे नहीं जा सकते हैं, उसमें लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं। और यहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी किए गए थे कि एड्स के जो अफेक्टेड पर्सन है उनके खिलाफ कुछ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये लोगों को भी यहां पे कहीं से कहीं तक ये नहीं जा सकते। तो ये सोसाइटी के अच्छाई के लिए ही ये सब जो इंपोज किया गया था। तो आर्टिकल 9 जो है यहां पे एक चीज देखिए कि यहां पे राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, यानी कि देश की जो टेरिटोरी है उसके अंदर मूवमेंट को ही यहां पे प्रोटेक्ट करती है। अगर देश से बाहर जानी है आपको या फिर कहीं से आपको इंडिया आना है तो इसके लिए अलग प्रोविजन है। ये आर्टिकल 19 इसको प्रोटेक्ट नहीं करता है। आर्टिकल 19 सिर्फ क्या प्रोटेक्ट करती है, देश के अंदर में मूवमेंट। यानी कि आप अगर सपोज यहां पे हरियाणा में है, आपको केरला जाना है, कोई भी आपको यहां पे रोक नहीं सकता है। तो ये चीज आपने डेफिनेटली समझ लिया होगा, तो इसके लिए आपको फ्रीडम मिलेगी। नेक्स्ट यहां पे जो है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। तो यहां पे बोला गया है कि कोई भी सिटीजन जो है कहीं पे भी वो सेटल हो सकता है, रह सकता है देश के। तो इसमें मेन दो पार्ट है। तो पहला पार्ट है कि वो टेम्पोररी स्टे, यानी कि सपोज आप रहते हैं मुंबई में और आपको जॉब के लिए दिल्ली आना पड़ा, तो दिल्ली में आप 1-2 साल 5 साल रहेंगे, तो यहाँ पे टेम्पोररी स्टे, फिर से आप काम खत्म करके आप मुंबई चले जाएंगे, तो ये टेम्पोररी स्टे, ये आप कहीं पे भी रह सकते हैं। या फिर आप जो है परमानेंटली, यानी कि आप सपोज ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से और आपको जो है वेस्ट बंगाल में रहना है, तो वेस्ट बंगाल में आप जमीन खरीद के, प्रॉपर्टी खरीद के वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल होके वहां पे परमानेंट
परमानेंटली रह सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे भी स्टेट जो है रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करती है, ताकि यहाँ पे जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट पे हो। दो ग्राउंड है, एक तो जनरल पब्लिक की इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी प्रोटेक्शंस पे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रोटेक्शंस के लिए अगर देखा जाए कि कोई भी जो आउटसाइडर है, ये शेड्यूल जो 6 शेड्यूल एरियाज है यहाँ पे, वहां उस जगह पे रह नहीं सकता है, चाहे वो टेम्पोरली हो या परमानेंटली हो, ताकि उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है या फिर उनकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है उनको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे और एक बात बोली थी कि जो भी यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स है या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स है, यानी कि जो मुजरिम है, उन लोग यहाँ पे कहीं पे भी जाके रह नहीं सकते, उनके लिए भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किए गए हैं। तो इन एन नटशेल यहाँ पे देखिए कि आपको जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है ये सोसाइटी की अच्छाई के लिए ही ये सब किए गए हैं। अगर ये सब फॉलो नहीं किया गया तो मास पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसी को जो है स्टेट ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस मेंशन किया है, ताकि फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू फ्रीडम जो है, उसका नाजायज फायदा ना उठाया जा सके। देन लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो कोई भी जो भारत का सिटीजन है वो कुछ भी प्रोफेशन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, कुछ भी ऑक्यूपेशन को वो कैरी कर सकता है, चाहे वो ट्रेड हो या फिर बिजनेस हो, वो कैरी कर सकता है। लेकिन स्टेट ने यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेंशन किया है, ताकि जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे हो। ये रेस्ट्रिक्शंस कौन सी है कि किसी किसी प्रोफेशंस में आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने घर में लाके किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर में लाके उनकी ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे और बाद में बोला कि मैं सिर्फ इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही कर रहा था। तो ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बाकायदा आपको यहाँ पे जो है डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन से क्वालिफाइड होनी पड़ेगी। आप अगर आपके पास टेक्निकल, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लॉयर अगर आप बनना चाहते हैं, लॉ के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी। तो इसकी भी मेंशन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किसी भी प्रॉपर क्वालिफिकेशन को होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस प्रोफेशन या फिर उस ऑक्यूपेशन को कैरी ऑन कर सकती है। दूसरा पॉइंट जो है, स्टेट क्या कर सकती है, पार्शियल और कंप्लीट मोनोपोली इंपोज कर सकती है, चाहे वो कुछ भी ट्रेड हो, बिजनेस हो, इंडस्ट्री हो या फिर सर्विस हो। मान लीजिए कि अभी सपोज आप स्टेट एक जगह पे यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्ट करती है कुछ चीजें, तो यहाँ पे इंडिविजुअल भी लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टेट क्या कर सकती है कि इन इंडिविजुअल से सारी चीजें यहाँ पे स्टेट खुद खरीद ले और स्टेट खुद से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे, या फिर स्टेट ऐसी कुछ चीजें यहाँ पे खुद से फ्रेम करने लगेंगे कि उनकी मोनोपोली यहाँ पे हो जाएगी और इनकी यहाँ पे बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगा। तो स्टेट के पास ये भी पावर है, ताकि स्टेट जो यहाँ पे कुछ भी कर सके। यहाँ पे लोग जो है इनको जो है स्टेट को जो यहाँ पे आंसरेबल नहीं है ऐसे सिचुएशन में। दूसरी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे कुछ भी प्रोफेशन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि आप जो है चोरी की प्रोफेशन या फिर जो लुटेरी की प्रोफेशन यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसा जो प्रोफेशन जो सोसाइटी के लिए हित में नहीं है, यानी कि जो ट्रैफिकिंग हो वुमेन या चिल्ड्रन की, यहाँ पे जो डेंजरस आर्म्स हो या फिर ड्रग्स हो या फिर एक्सप्लोजिव का यहाँ पे जो ऐसे जो यहाँ पे सप्लाई करने वाली जो प्रोफेशंस होते हैं, लोग चोरी छुपे करते हैं। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में जो है एक्सपर्ट होना चाहता हूं, ये सोसाइटी के लिए जो है हित में नहीं है। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो ऐसे प्रैक्टिस आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आप लोगों ने इसको जो है समझ लिया। तो यहाँ पे मेन चीज यही है कि जो भी यहाँ पे फ्रीडम है आप एंजॉय कर सकते हैं विदाउट किसी को भी नुकसान पहुंचाए, चाहे वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, एक कम्युनिटी हो या फिर सोसाइटी हो, उन लोगों को आप यहाँ पे कुछ भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स का मेन मकसद है। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 19 के जो भी क्लॉज पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। तो एक वीडियो में हम लोग एक ही यहाँ पे स्लोली जा रहे हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बहुत पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लोग को डिटेल में जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके इसको कर दिए, हम लोग इसको इक्वली जस्टिफाई करके पूरी की पूरी फंडामेंटल राइट्स इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बुक्स यहाँ पे मैंने रेफर किया है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, बहुत ही अच्छी बुक है।
कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उनके स्टडी टेबल पे आपको ये बुक मिलेगी ही मिलेगी। ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स के लिए, बहुत ही अच्छी बुक है। जो अरिहंत का इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो मैक बुक है फॉर रिविजन के लिए बहुत अच्छी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डी बासु की बुक, अगर स्पेशली मेंस के लिए काफी जरूरी होती है यहाँ पे, तो ये बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर डिटेल में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में जाननी हो। ये सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप लोग परचेज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगी और यहाँ पे आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट जो पार्ट में हम आर्टिकल 20 और बाकी आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।